हे नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल अहिरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिसने अपनी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण बहुत कम उम्र में ही काम करने की शुरुआत कर दी थी। इन्होंने पायरेटेड सीडीज बेची, मेहंदी के कोन बेचे, डेटा एंट्री जॉब्स करी, इवन साइबर कैफे भी चलाया और हर वो काम किया जिससे पैसा कमाया जा सकता था, जिसके कारण ये 16 की एज में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके थे। और आज ये शख्सियत बिलियन डॉलर स्टार्टअप के फाउंडर एंड सीईओ हैं। और साथ ही साथ जानेंगे इनकी वो बिजनेस स्ट्रेटेजी जिन्होंने इनके बिजनेस को इतनी जल्दी इतना बड़ा बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर एंड ए टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑन ट्विटर मिस्टर कुणाल शाह की। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक गुजराती हैं और गुजराती के तो खून में ही धंधा करना होता है। कुणाल शाह का जन्म 20 मई 1983 को मुंबई में हुआ। इनकी फैमिली का मेनली फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था, जो कि कुछ खासा ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए इन्हें काम करने की जरूरत पड़ी। इन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री विल्सन कॉलेज मुंबई से ही कंप्लीट करी। इन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना यार मैं अपने बिजनेस स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए MBA कर लेता हूं, तो जिसके लिए इन्होंने नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई में ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद ये समझ चुके थे कि यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलने वाला है, यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात बिल्कुल नहीं होगी, जिसके कारण इन्होंने अपना MBA ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, ये एक MBA ड्रॉप आउट हैं। आप लोग इन्हें मेनली इनके टॉप 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए जानते होंगे, यानी फ्रीचार्ज और क्रेड। लेकिन इसके पहले भी इन्होंने 15 से 20 तरह के बिजनेसेस ट्राई किए, जिनमें इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत TIS इंटरनेशनल के साथ सन 2000 में करी, जो कि एक BPO स्टार्टअप कंपनी थी। उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप वेंचर यानी कि पैसाबैक 2009 में लॉन्च किया और साथ ही साथ ये टंडन एडवांस डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड में जॉब भी करते गए, जो कि एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी थी। लेकिन इन्होंने अपने स्टार्टअप पैसाबैक को बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये पैसाबैक पर भी कंटिन्यूसली मेहनत करते गए और इन्होंने पैसाबैक के लिए डोमिनोज, बैरिस्टा, मैकडॉनल्ड्स, क्रोमा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लोकलाइज सेंटर्स से भी टाइप करने की बहुत कोशिश करी, जिससे कस्टमर्स को कैशबैक ऑफर कर सकें। लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई। ऑनलाइन कॉम्पिटिटर्स के कारण इनका ये पैसाबैक स्टार्टअप बिल्कुल नहीं टिक सका और इन्हें इस स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने संदीप टंडन के साथ मिलकर अगस्त 2010 में फ्रीचार्ज की स्थापना करी, जो कि आने वाले कुछ सालों में बहुत सक्सेसफुल हुई। उसके बाद अप्रैल 2015 में फ्रीचार्ज को स्नैपडील ने $450 मिलियन में एक्वायर कर लिया, जिसके CEO कुणाल शाह ही रहे। लेकिन अब आगे क्या? अब यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसी थ्योरी की जिस पर सैकड़ों बिजनेसेस खड़े हुए हैं, जिसने बहुत कम समय में ही स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाया है। एक ऐसी थ्योरी जो कि बिजनेस में सक्सेस का मंत्र है, द डेल्टा 4 थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, यही वो थ्योरी है जिस पर सैकड़ों यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बिल्ड हुए हैं और जो कि बिजनेस का मूल मंत्र भी है। तो चलिए समझते हैं कि डेल्टा 4 थ्योरी होती क्या है। अब आपको नाम से तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन मैं इसे आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। डेल्टा यानी कि चेंज। अब जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होती है और उस प्रोडक्ट या सर्विस से कंज्यूमर बिहेवियर में या उस काम को करने की एफिशिएंसी में 4 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा का चेंज आते हैं, उसे ही कहते हैं डेल्टा 4 थ्योरी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ओला और उबेर के आने के पहले हम लोग टैक्सीज कैसे बुक करते थे? हम लोग या तो किसी ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करते थे या फिर खुद जाकर टैक्सी ढूंढते थे। लेकिन ओला एंड उबेर के आने के बाद हमारा टैक्सी बुक करने का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब तो मिनटों में टैक्सी घर आ जाती है। तो सपोज ओला एंड उबेर के आने के पहले इस काम को करने की एफिशिएंसी 3 आउट ऑफ 10 थी, लेकिन ओला एंड उबेर के आने के बाद इस काम को यानी कि टैक्सी बुक करने के काम को करने की एफिशिएंसी 7 आउट ऑफ 10 हो गई। तो अब ये जो 4 पॉइंट का चेंज आया है ना, यही है डेल्टा 4 थ्योरी, जिस पर ओला एंड उबेर भी खड़े हुए हैं और इस कारण से ही वो इतनी जल्दी यूनिकॉर्न बने और इतनी जल्दी इतने सक्सेसफुल बन पाए। और इसी थ्योरी पर कुणाल शाह ने क्रेड की शुरुआत करी।
जिसकी वैल्यूएशन आज $4 बिलियन से भी ज़्यादा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। जी हाँ दोस्तों, क्रेड की शुरुआत 2018 में हुई थी और आज 2021 में इसकी वैल्यूएशन $4 बिलियन से भी ज़्यादा है। बेसिकली क्रेड एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स ऐप है। इसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स टाइम पर पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स दिए जाते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, कुणाल शाह ने क्रेड की शुरुआत करने से पहले ही 220 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा ली थी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, 220 करोड़ रुपए की फंडिंग, वो भी बिफोर प्रोडक्ट लॉन्च। इसका मेन रीजन कुणाल शाह खुद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर हैं और ये काफ़ी सारे पब्लिक अपीयरेंसेस करते रहते हैं, जिसके कारण इनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है और इसी कारण से इन्हें प्रोडक्ट लॉन्च के पहले ही फंडिंग भी मिल गई थी। और कुणाल शाह इकलौते ऐसे फाउंडर हैं जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी दो टेक कंपनीज चलाने का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। अब क्रेड की शुरुआत 2018 में हुई, लेकिन इनका रेवेन्यू बिल्कुल जीरो था 2019 में, और 2020 में इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 56 लाख रुपीस था। और इनके लॉसेस की बात करें तो 2019 में इनका जो लॉस था वो 63.90 करोड़ रुपीस का था एंड 2020 में ये लॉस 400% बढ़ गया, जो कि 378.89 करोड़ रुपीस का इन्हें लॉस हुआ 2020 में। और इस कंपनी को ₹1 कमाने के लिए भी 727 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। इतने लॉसेस होने के बाद भी इन्हें $86 मिलियन की फंडिंग मिली। तो आखिर ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूं आखिर ऐसा क्यों। अगर इतने ही लॉस में कंपनी चलानी होती तो कोई भी स्टार्टअप खड़ा कर लेता ना यार। लेकिन क्रेड का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इन्होंने आज की नहीं 5 साल बाद की सोची हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रेड यूज़ करने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए। तो अब ये 750 प्लस क्रेडिट स्कोर वाले लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो टॉप 1% या 2% में आते हैं। जो टॉप 2% लोग जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ना इंडिया में, ऐसे 25 मिलियन पीपल्स हैं, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। और उन्हीं लोगों को कुणाल शाह ने टारगेट किया है। इनकी ऐप के आज 70 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं। अब इतना प्रीमियम क्वालिटी का यूजर बेस और वो भी उनका फाइनेंशियल डेटा, आपको तो मालूम ही होगा कि फाइनेंशियल डेटा की बहुत वैल्यू होती है। वैसे तो क्रेड की पॉलिसी है कि ये अपने यूजर्स का डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन यार ये कंपनी है और कंपनी की पॉलिसीज तो कभी भी चेंज हो सकती हैं। अब यार क्रेड का डेल्टा 4 क्या है? क्रेड का जो डेल्टा 4 है वो है उनके पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स। अब पहले क्या हो रहा था कि जो लोग क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स अपने टाइम पर कर रहे थे उन्हें भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, और जो लोग लेट पेमेंट कर रहे थे उन्हें पेनल्टी और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भरना पड़ रहा था। तो जिसके कारण क्रेड ने ऑब्जर्व किया कि ये बहुत बड़ा सोसाइटी का गैप है और इसी को क्रेड ने फिल किया। क्रेड ने क्या किया कि किसी एक इंडिविजुअल के सारे क्रेडिट कार्ड्स को एक ही ऐप पर लिंक कर दिया, जिस कारण से कोई भी अपने बिल पेमेंट्स को मिस नहीं करता और उसे एक्स्ट्रा पेनल्टी एंड चार्जेस नहीं भरने पड़ते हैं। और उसके अपने बिल पेमेंट्स टाइम पर करने पर कस्टमर्स को भी उनको पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिलने लग गए, जिस कारण से कस्टमर्स भी खुश हुए। अब यार 1000 रुपए का बिल पेमेंट करने पर 1000 क्रेडिट पॉइंट्स, और क्या चाहिए। अब इस कारण से हुआ क्या, जो लोग टाइम पर पेमेंट नहीं करते थे वो भी टाइम पर पेमेंट करने लग गए। और अभी कुछ समय पहले ही न्यूज आई थी कि एक लड़की ने अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइम पर पे करके एक मर्सिडीज खरीद ली है। तो यार अब इस तरह का प्रपोजिशन बनाएंगे तो इस तरह के रिजल्ट्स तो आएंगे ही सही ना। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि क्रेड के लॉसेस तो बहुत ज़्यादा मैसिव हैं और इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर यार ये बिजनेस कैसा? जब बिजनेस में पैसा ही नहीं बन रहा है तो फिर किस तरह का बिजनेस है ये? और इन्वेस्टर्स भी इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? तो अब जानते हैं कि क्रेड पैसा कैसे कमाता है और इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, तो अब इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानेंगे। तो पहला जो क्रेड का कमाने का तरीका है वो है लोन्स। ये कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इन्होंने कई सारे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है जिस पर ये कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इस पर कुछ खासा कमाई नहीं होती यार, इससे 1-1.5% इनको कमीशन के तौर पर मिलता है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जिस पर एक कंपनी सस्टेन कर पाए, जिस कारण से इनका दूसरा कमाई का साधन आता है वो है रेंट पे। ये अपने ऐप के थ्रू ये सुविधा देते हैं कि आप अपना रेंट का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो इससे भी इनको कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तीसरा इनका कमाई का तरीका आता है क्रेड पे। जैसे कि दूसरी पेमेंट ऐप्स होती है ना, उसी तरह से क्रेड पे भी। अब इसमें भी ट्रांजेक्शनल
फी मॉडल पे काम करता है ये, तो इसमें भी इनको कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो इनका कमाई का तरीका आने वाला है, इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो है पार्टनरशिप विद ब्रांड्स। ये बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ यानी बैंक्स के साथ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जिस कारण से इन्हें बहुत बड़ा फायदा होता है। पांचवा इनका जो कमाई का तरीका है वो है प्रोडक्ट्स। इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स एंड मास्क और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी हैं जो कि इनके ऐप पर अवेलेबल हैं, जिस कारण से इन्हें बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये अभी किन किन सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल नहीं है यार कि इससे ये हज़ारों करोड़ रुपया कमा लेंगे। लेकिन इनका जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है ना, वो सुनकर आप चौकन्ने रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में किस किस तरह से पैसा कमाएंगे। सबसे पहला है सेल्स पिचिंग। तो ये फ्यूचर में नए नए प्रोडक्ट्स को अपने ऐप पर ऐड करेंगे और जो इनके कस्टमर बेस बना हुआ है उनको सेल्स पिच करेंगे, जिनसे इन्हें अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दूसरा इनका जो मॉडल रहेगा वो रहेगा कमीशन। ये बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, जिनसे इन्हें एक मैसिव कमीशन मिलेगा और इससे भी ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तीसरा इनका जो तरीका रहेगा वो रहेगा पाइपलाइन। ये एक पाइपलाइन क्रिएट कर देंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसा कि पेटीएम ने किया। ये अपने ऐप पे इंश्योरेंस, लोन, प्रॉपर्टी, टैक्सेस एंड बहुत सारी सर्विसेज ऐड कर देंगे, जिससे एक पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी और कस्टमर बेस इनका और इंक्रीज होता जाएगा। तो ये थे कुछ इनकम सोर्सेज जिससे कि शायद क्रेड फ्यूचर में पैसा कमा सकता है। और जैसा कि कुणाल शाह कहते ही है ना कि क्रेड इज नॉट अ फिनटेक कंपनी, क्रेड इज अ लाइफस्टाइल कंपनी। तो ये लाइफस्टाइल कंपनी ही बनेगी। इससे ये साबित होता है कि क्रेड आने वाले समय में आपकी जरूरत बन जाएगी। तो आप लोग भी कमेंट कर कर बताइए कि क्रेड फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह की स्टार्टअप एंड बिजनेस केस स्टडीज जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।